हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को सीटेट या फिर और भी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं सीडीपीए पेडागोजी के लिए, ठीक है, आप लोग को लेकर आए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये आप लोगों को केवीएस वगैरह में भी काम आएंगे, ठीक है। और दोस्तों हाँ, गलतियाँ तो हर एक इंसान से होती रहती हैं, ठीक है। तो हो सकता है गलती कुछ हो जाए तो आप लोग सुधार कर सकते हैं, सुधार कर लीजिएगा। तो देखिए, डिसलेक्सिया का संबंध है। आज आप लोग को मतलब कि 100+ क्वेश्चन फिर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देख कर जाइएगा एग्ज़ाम में, अगर सीटेट 2022 को अगर देने जा रहे हैं तो, ठीक ना। तो देखिए, डिसलेक्सिया शब्द का संबंध किससे है? पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता या फिर तार्किक अक्षमता से। तो डिसलेक्सिया जो होता है पठन विकार होता है, पढ़ने की अक्षमता होती है। डिसलेक्सिया में जैसे क्या होता है, बच्चे लोग जो ना बी को क्या पढ़ते हैं, डी पढ़ देते हैं। बी नहीं बल्कि डी लिख देते हैं, डी पढ़ देते हैं। फिर सौ को बाज पढ़ देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जो लोग होते हैं सा को क्या करते हैं, बाज पढ़ देते हैं। तो इस तरह से पठन विकार होता है। लिखने की अक्षमता जो होती है वो आप लोग को कहा जाता है डिसग्राफिया। क्या बोला जाता है? डिसग्राफिया बोला जाता है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। डिसग्राफिया मतलब कि लिखना कुछ और है, लिख कुछ और देते हैं। जैसे बाज को अगर सा लिख देते हैं तो वो लिखने की समस्या हो सकती है। फिर एक होता है क्या होता है, गणितीय समस्या, मतलब कि कैलकुलेशन, गणना करने की समस्या बोल सकते हैं। तो गणना करने की जो समस्या होती है उसको बोल सकते हैं आप लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, डिसकैलकुलिया। एक होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता होता है, मतलब कि भाषा विकार बोल सकते हैं डिस्फेजिया को, ठीक है। तो ये मुख्य जो है 3-4 चीज़ें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है ये, बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। क्या बढ़ावा देना चाहिए? प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, कक्षा में प्रभावशाली बच्चों की प्रशंसा। तो देखिए, बच्चों में सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या बढ़ावा करना चाहिए कि सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा या कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं? कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक या फिर पुरस्कार और दंड। तो अनुशासन के लिए मुख्य तत्व क्या है आप लोग को बताना है। तो देखिए, कुशल मुख्याध्यापक होना भी चाहिए, स्कूल की वातावरण क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, टीचर का आदर्श होना, यह भी बहुत अच्छा बात है, और पुरस्कार और दंड समय समय पर मिलते रहना चाहिए। तो ये सभी आप लोग को अच्छे अनुशासन के लिए आ जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण हैं। आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होनी चाहिए, विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए और बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित होनी चाहिए। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट आइए, पिछड़े बालक वह हैं जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा काज न कर सके। यह कठिन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आप लोग का सीरियल बर्ट। और आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि पिछड़ा बालक किसको बोलते हैं, ठीक है। सारे वीडियो मतलब कि डाल चुके हैं आप लोग को, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक, और ये आप लोग का आ जाएगा प्रतिभाशाली बालक, दिव्यांग बालक इत्यादि सारे चीज़ें आप लोग देख सकते हैं जाकर। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज़ आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, मतलब कि वो क्लास से रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, या फिर उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? तो देखिए, जब कोई बच्चा जो है अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, उस बच्चा जो होता है उसके मन में तो प्रश्न उठते ही रहते हैं, ठीक है। तो उससे बात करके उसको समझाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त एवं तार्किक चिंतन जिसको बोल सकते हैं कि फॉर्मली, ठीक है।
और लॉजिकल थिंकिंग से है। तो ये आप लोग को आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे का चौथा अवस्था है। जीन पियाजे 4 दिए थे बाल विकास की अवस्था है, ठीक है, जिसको में चौथा अवस्था है। तो जीन पियाजे के 3 अवस्थाएं क्या क्या है? तो संवेदी पेशीय अवस्था जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था या फिर गामक अवस्था बोल सकते हैं, जो कि 0 से 2 साल तक होती है। फिर आप लोग का आता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं, जो कि आती है 2 से 7 वर्ष तक आती है। फिर आप लोग आता है ये संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था के बाद मूर्त आती है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक आती है, ठीक है। और फिर आप लोग का आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आता है आप लोग का, ये आप लोग को फॉर्मल स्टेज बोल सकते हैं, और मूर्त संक्रियात्मक मतलब कि ऑपरेशनल स्टेज बोल सकते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक जो होती है 11 से आप लोग का 15 या फिर ऊपर तक जाता है, 11 वर्ष से ऊपर की, ठीक है। तो देखिए एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए कैसे? तो लिखित करके करिएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। मौखिक परीक्षण कर सकते हैं, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, या फिर प्रक्षेपण के, मतलब कि प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, देखकर, बच्चे को देखकर मतलब कि मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यह किया जा सकता है इसके अनुसार, ठीक है। ऐसे मौखिक परीक्षण के आधार पर भी किया जा सकता है, लेकिन मौखिक परीक्षण से अच्छा है कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे में मतलब क्या है, मतलब कि जितना कितना कर पाएंगे, तो प्रक्षेपण मतलब कि देख कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, संस्कृति व शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना चाहिए, संस्कृति का स्थानांतरण में सहायता करना चाहिए, संस्कृति का परिष्करण का। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है, इस सभी पर प्रभाव पड़ता है। कोमल शिल्प उपागम संबंधी है रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, या फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो कोमल शिल्प जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, या वह हास परिहास वाली है, या फिर वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो देखिए भावात्मक बुद्धि लब्धांश मतलब कि आईक्यू लेवल, मतलब कि बुद्धि लब्धि जो है ऊंचा है उसका भावात्मक रूप से, तो क्या होगा, वो संतुलित रूप से व्यवहार रख पाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं ऊंची बुद्धि लब्धि वाली भावात्मक से है, तो वो क्या कर पाएंगे, संतुलित रूप से व्यवहार ही रख पाएंगे, ठीक है। निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुणों के संबंध में सही कथन है। क्या सही कथन है? इनका आकलन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, या परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठता के कारण यह अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही, टोटल सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हैं 1 2 3। इनका अंकन शिक्षा शीघ्रता सुगम से हो सकता है, तो इसका आंसर मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ये विद्यालय का कार्य होता है। विद्यालय का कार्य कैसा होता है? संस्कृति की संरक्षण, संस्कृति की परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। सामाजिक परिवर्तनों का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? तो शिक्षा जो है सर्वाधिक है, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है कहाँ? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट आइए, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग बोल सकते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम। तो ये जो त्रिआयामी जो शिक्षा होती है, इसको में शिक्षक भी आते हैं, टीचर जिसको बोलते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, और पाठ्यक्रम भी आते हैं, करिकुलम भी आते हैं। तो ये आप लोग का सभी हो जाएगा, ठीक है। प्रभावी और अस्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर, योग्यता और प्रेरणा की वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, या केवल सीखने की योग्यता। तो केवल वाले तो ऐसे ही काट दीजिएगा आप लोग, एग्जाम में परीक्षा में देखिएगा हॉल में, तो ठीक है।
तो योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर बोल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि सूची 1 सूची 2, यहाँ से सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। रिपब्लिक है, एक तरफ जॉन डीवी दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पुस्तक का नाम दिया गया है, एक तरफ दिया गया है, ये सब चीज़ें, ठीक है। रिपब्लिक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो रिपब्लिक आप लोग का यहाँ पे दिया गया है प्लेटो, ठीक है। एनिमल एंड एजुकेशन किसके द्वारा है, तो ये आप लोग को रूसो के अनुसार, ठीक है। दी स्कूल एंड सोसाइटी जो है, द स्कूल एंड सोसाइटी आप लोग को जॉन डीवी, और संध्या विधि जो है दयानंद सरस्वती के अनुसार। खेल विधि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे, तो ये आप लोग को फ्रोबेल थे, ठीक है। अरस्तु बोले थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और आप लोग बताइए कि किलपैट्रिक का कोई कथन बताइए, और सुकरात का कोई बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है ये, रिलिर बट के अनुसार पिछड़े बालों की बुद्धि लब्धि होती है कितना, तो यह 85 से कम होती है। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह अनुसंधान आधारित धारणा है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह का आधारित है, या फिर सत्य धारणा है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो अनुसंधान आधारित धारणा नहीं है, आप लोग का सत्य कैसे धारणा हो जाएगा। लड़कियां मतलब कि कमज़ोर होती हैं गणित में, ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ये आप लोग को कर रहे हैं जेंडर वाइज कर रहे हैं, मतलब कि लड़के लड़कियों में भेदभाव कर रहे हैं। तो ये आप लोग को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती है, कौन सी विशेषताएं होती है, अधिक महत्वाकांक्षा होती है, या फिर बुद्धिलब्धि 110 से कम होती है, 110 से अधिक होती है, या विस्तृत शब्दकोश होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों को आप लोग को वीडियो में बताया जा चुका है, जाकर देख सकते हैं। तो इसको में सभी हो जाएगा, ठीक है। उनमें अधिक महत्वाकांक्षा भी होती है, बुद्धिलब्धि भी उनका 110 से अधिक होता है, मतलब कि बुद्धिलब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक 120 से ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे बुद्धिलब्धि जो है आईक्यू लेवल 110 से अधिक की बात कर दिया है। विस्तृत शब्दकोश मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको में शब्द भंडार होती है। तो ये बात सही है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, या फिर शिक्षा व्यवहारवाद होती है, और शिक्षण प्रक्रिया छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम होती है। तो देखिए, सृजनवाद मतलब कि जो होना चाहिए ये होता है आप लोग का, शिक्षा जो होती है बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। 24 बोल सकते हैं कि निम्नलिखित से कौन सी परिस्थितियों में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के अधिक कक्षा में अच्छे अंक आने चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छे अंक आएगा वो मतलब कि उसका संवेगात्मक सामाजिक विकास अच्छे ही होंगे। जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए, हाँ ये हो सकता है कि बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए तो संवेगात्मक रूप से मतलब कि आ सकते हैं, लेकिन ये सामाजिक विकास जो होगा जब बच्चे महत्वपूर्ण माना जाए, ठीक है, उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए, तो ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होनी चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा गतिविधि इस प्रकार की हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो अच्छे चरित्र के लिए क्या होना चाहिए कि कक्षा गतिविधियां इस प्रकार हो जो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल या धारा सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था, तो यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले। बुनियादी शिक्षा पे कौन बल दिए थे ज़्यादातर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन बोलते हैं, इवैल्यूएशन, ठीक है, मूल्यांकन इसको बोलते हैं। छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, या फिर छात्रों के अधिगम की सफलता या असफलता का अध्ययन करना, या फिर स्वास्थ्य परीक्षण करना।
तो मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि बच्चे जो है कितने सीख पाते हैं, कितने नहीं सीख पाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? नृत्य कला, पुस्तक कला, संगीत कला या फिर हस्तकला? तो बेसिक शिक्षा में हस्तकला पर ज़्यादातर जोर दिया है महात्मा गांधी। नेक्स्ट आइए, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, यह क्या है? शाब्दिक पुनर्वलन है या अशाब्दिक पुनर्वलन है या सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है या फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है? तो शाब्दिक पुनर्वलन तो है कि ठीक, अच्छा, शाबाश, ये शाब्दिक है, लेकिन ये आप लोग को सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है। तो इस तरह से आप लोग सबसे सटीक आंसर मार सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ये कहता है निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है? श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे सुन सकते हैं और देख सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाना, प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना या फिर विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, फिर बोल सकते हैं छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, और फिर ऑप्शन नंबर 3 जो बोला छात्रों को क्रियाशील बनाना। यही उद्देश्य है आप लोग को। ठीक है, दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री बोल सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, बाकी तीनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक है या व्यक्तिगत प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या फिर अर्जित किया गया प्रेरक है? तो भूख और प्यास तो बचपन से लगता है, इसीलिए बोल सकते हैं कि जन्मजात प्रेरक है। कक्षा कक्ष में शिक्षक का विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होनी चाहिए कैसे? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित या फिर उद्देश्य केंद्रित? तो देखिए, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी के मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसे होनी चाहिए? तो ये आप लोग को ना तो शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए बातें, ना फिर शिक्षक के केंद्रित। पाठ्य पुस्तक उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे ताकि वह गलतियां दोबारा ना दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे या फिर उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या फिर बच्चे से बातचीत करने का कारण कि उसका कारण आखिर लेट होने का कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे को बातचीत करेंगे कि उसका कारण क्या था। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपगम कौन सा है? व्यवहारवादी उपगम, सृजनवादी उपगम या फिर संरचनावादी या फिर मानवतावादी? ठीक है, तो वर्तमान समय में सबसे उपयुक्त जो उपगम है एक क्रिएटिव मतलब कि सृजनवादी उपगम होगा। नेक्स्ट आइए, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो स्नेह या फिर किसका अभाव पाया जाता है? यहाँ पे देखिए, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो स्नेह, क्रोध, दोषारोपण या फिर घृणा? तो सबसे अधिक अभाव जो पाया जाता है, इसको मैं अभाव बोल रहा है, तो ये आप लोग का स्नेह पाया जाता है। यहाँ पे आंसर गलती लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए? तो परीक्षा में विद्यार्थियों से आप लोग को स्मृति एवं समझ पर पूछनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत होनी चाहिए, समझ एवं अनुप्रयोग पर, या फिर केवल। केवल वाले तो ऐसे ही काट लीजिए। ठीक है, केवल या केवल ही, तो ये आप लोग को ज़्यादातर सुटेबल जो आंसर मिलेगा समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, पूछने तो चाहिए स्मृति और समझ पे भी, लेकिन ज़्यादा इसको में समझ और अनुप्रयोग पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यह कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है कैसी? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, कोई भी बहुभाषी जो होगा वो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, तो ये ऐसे ही पहला ऑप्शन कट गया। विद्यार्थियों के लिए मध्य सामंजस्य की समस्या, या फिर अध्यापक में कुंठा, या फिर सीखने के समृद्ध संसाधन? तो देखिए, ये जो आएगा तीनों जो ऊपर में ए बी सी आएगा, ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। सीखने के समृद्ध संसाधन मतलब बोल सकते हैं कि एक कक्षा में अगर बोल सकते हैं क्या, हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश बोलने वाले हैं, या फिर उर्दू बोलने वाले हैं, तो ये सब अगर एक कक्षा में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि इनसे क्या बोलेंगे कि हिंदी वाले इंग्लिश कुछ सीख सकें, इंग्लिश वाले जो हैं वो सीख सकें, या फिर इंग्लिश वाले विद्यार्थी जो हैं हिंदी सीख सकें, उर्दू वाले हिंदी सीख सके, उर्दू वाले इंग्लिश सीख सकें। तो इस तरह से क्या होगा, समृद्ध है उसको, मतलब कि वो तो और अच्छे से सीख पाएगा, मतलब कि
एक पे एक फ्री बोलते हैं ना, उस तरह से कुछ बातें सीख सकते हैं। तो सीखने के समृद्ध संसाधन हो सकते हैं। यदि कक्षा पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाना जारी रखेंगे? ये तो गलत होगा ना, पढ़ाना मतलब कि जारी रखेंगे, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे तो फिर क्या फ़ायदा होगा? पढ़ाना बंद कर देंगे, ये भी नहीं काम करेंगे। बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, ये भी नहीं। तो सबसे उपयुक्त जो हो जाएगा, कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे का मन क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है। निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र होता है, यहाँ पे AQ नहीं बल्कि IQ होने चाहिए। IQ का जो फार्मूला होता है MA/CA × 100 होता है। MA/CA × 100। MA जो होता है मेंटल एज होता है, मानसिक आयु जिसको बोलते हैं, और CA जो होता है क्रोनोलॉजिकल एज होता है, वास्तविक आयु बोल सकते हैं, और × 100 कर देते हैं, वही आप लोग का बुद्धि लब्धि का निकल जाता है फार्मूला, IQ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, या फिर बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, या फिर शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो उच्च प्राथमिक मतलब कि उच्च प्राथमिक का कहने का मतलब कि 6 to 8 पर शिक्षकों को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने की कौशल विकसित कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के 9 ने मतलब RTE जिसको बोल सकते हैं, राइट टू एजुकेशन। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर देता है, या फिर विशेष परीक्षण लागू करने पर जोर देता है, या फिर अलग से विद्यालय खोलने की बात कहती है, या फिर अलग से शिक्षक नियुक्त किए जाने की बात कहती है। तो ये नहीं कहती है। आप लोग को अगर RTE 2009 देखना है तो आप लोग वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे वीडियो डाले जा चुके हैं। NCF भी डाला जा चुका है 2005, RTE और NEP 2020 भी डाला जा चुका है। ठीक है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा विशेष परीक्षण लागू करने पर जोर देना चाहिए, पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर देना चाहिए, अलग से विद्यालय खोलने की बात नहीं करता है। तो इसको मैं विशेष परीक्षण मतलब कि लागू करने पर जोर देना चाहिए, पाठ्यक्रम लागू हो ही जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, एक तत्व बुद्धि सिद्धांत किसका दिया गया है? तो आप लोग ये सब बताया जा चुका है। बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत किसका है? समूह तत्व या फिर त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो किसका दिया गया है? ठीक है, ये सारे चीज़ें आप लोग को बताया जा चुका है। तो देखिए, एक तत्व जो सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? आप लोग का विनय। किसके द्वारा दिया गया है? विनय के द्वारा दिया गया है। ये सब याद रखिएगा। बहुतत्व जो सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत जिसको बोल सकते हैं, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, मतलब बोल सकते हैं बी का तीसरा बोल सकते हैं, थॉर्नडाइक का। फिर समूह कारक जो सिद्धांत है ये आप लोग को थर्स्टन के द्वारा दिया गया है, मतलब कि तीसरा का चौथा बोल सकते हैं। और त्रिआयामी जो सिद्धांत है ये दिया गया है किसके द्वारा? तो गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है। ये सब ध्यान में रखिएगा। द्विकारक अगर सिद्धांत पूछ दिया जाए, द्विकारक सिद्धांत की बात करें, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक जो सिद्धांत है ये तीनों ये दोनों एक ही दिए हैं, जिनका नाम है स्पीयरमैन। क्या? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन को ये जी कारक और एस कारक की बात करते हैं। ठीक है, जनरल और स्पेसिफिक की बात करते हैं द्विकारक में, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे, तो ये तो बहुत ही बेकार सी बात करेंगे कि उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। उसकी किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, या फिर उसे चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, और या फिर उसके माता पिता से बात करेंगे। तो देखिए, अगर कोई बच्चा चुप रहता है तो उसके चुप रहने के कारण का
आखिर कारण क्या है, तो उसको जानने का प्रयास कीजिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से अर्थ क्या है? CCE जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन। तो देखिए, नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है कि नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेनी चाहिए, या फिर मासिक जिसको बोल सकते हैं मंथली। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना चाहिए। नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, या फिर अंक या ग्रेड प्रदान करना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट आइए, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, HW प्रदान करना, या फिर बालक को प्रश्न। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सम्मिलित क्या नहीं है यह पूछ रहा है। ठीक है, तो बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये तो सही है, करना चाहिए, बाल केंद्रित में होता है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान, सही बात है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही बात है। तो कौन सा सही नहीं है, ये आप लोग का गृह कार्य मतलब HW देने वाली बात जो है ये नहीं उसको में सम्मिलित है। नेक्स्ट आइए, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपना उत्पादन की मात्रा, दर, गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है W टेलर का। ठीक है। नेक्स्ट आइए, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए। कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं, इसकी जो जानकारी देनी चाहिए बच्चों को कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए कि किस तरह से सीख रहे हैं। ठीक है। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम असक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये तो नहीं करना है। उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, या फिर उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो देखिए, ये सब करना उचित नहीं होगा, बल्कि उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे बोल दिया है सत्य नहीं है। ये सब ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, कि लास्ट में क्वेश्चन में दे देगा कौन सा कथन सत्य नहीं है। विद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, बिल्कुल। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, या फिर परीक्षाओं में लचीलापन लाना। ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, ये सही नहीं है। बाकी सब जो है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना और परीक्षाओं में लचीलापन लाना, ये सब सत्य है। तो ये NCF 2005 का नाम है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क। इसी के अनुसार बोला गया है कि बर्डन मतलब कि लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब कि शिक्षा बिना बोझ का शिक्षा। ठीक है। तो ये सब जो है ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रमुख सूत्र भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, बच्चों की भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने को अवसर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियों का आयोजित करवानी चाहिए, बिल्कुल करवानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ये भी करनी चाहिए। तो उपयुक्त इसको में से सब सही हो जाएगा भाषाई विकास के लिए, मतलब कि वो बोलने किस तरह से बोला जा सके अच्छे से, इस तरह का अभ्यास भी होना चाहिए, गतिविधियों का भी होना चाहिए। और अवसर जब तक नहीं देंगे बच्चे को तब तक सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, या फिर रोज
एक जैसी होनी चाहिए, या फिर एक ही लाइन में बच्चे को बैठाना चाहिए, एक लाइन में तो नहीं होगा। इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें, ये भी नहीं होनी चाहिए। रोज़ एक जैसी बैठानी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है? स्वयं की क्षमताएं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, या फिर विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, या फिर दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। अंतर व्यक्तिक क्या होता है? अंतर व्यक्तिक जो होता है, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अंतर व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है कि स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, या फिर विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान देने वाले, या फिर सुगमकर्ता, या फिर मित्र की, या फिर प्रबंधक सॉरी। तो वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुगमकर्ता होनी चाहिए, या फिर मित्र की होनी चाहिए, या फिर ज्ञान देने वाली की होनी चाहिए, प्रबंधक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग को ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में होनी चाहिए कि मित्र की होनी चाहिए या फिर सुगमकर्ता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुगमकर्ता होना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत मतलब कि उसकी गति सीखने की कम है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये तो एकदम क्या बोलते हैं, अनुचित बात है। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता को सिखाने हेतु करेंगे, तो ये सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातचीत करने वाले को दंडित करता है, या फिर उदासीन है, या फिर जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन का उपकरण। तो ये सबसे सही आंसर हो जाएगा। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए कैसा? तो मित्रतापूर्ण होनी चाहिए, शोरगुल तो होनी ही नहीं चाहिए, शांत या फिर अनुशासन से पूर्ण। अनुशासन होगा लेकिन कक्षा कक्ष का वातावरण जो होना चाहिए एक फ्रेंडली तौर पे शिक्षक मतलब कि बच्चे को पढ़ाए तो ज़्यादा समझ में आएगा, बच्चे मतलब कि अच्छे से समझ पाएंगे। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? कठोर शिल्प उपागम जो है आप लोग का इंजीनियरिंग है, या फिर औद्योगिक है, या फिर व्यावसायिक है, या फिर अनुदेशन है। तो कठोर शिल्प जो है क्या होना चाहिए? इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में से समायोजन, या फिर अपने सहपाठियों का समायोजन, अपने माता पिता से समायोजन, या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित समायोजन। तो ये तीनों से तो करता नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अपने सहपाठियों से समायोजन नहीं कर पाता है, अपने मतलब कि माता पिता से समायोजन नहीं कर पाता है, या फिर पढ़ाई संबंधित समायोजन। तो कौन सी समस्या का? तो ज़्यादा सटीक आंसर हो जाएगा आप लोग का शारीरिक, मतलब शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रिया परिवर्तन से समायोजन होता है। इसीलिए बोला गया है किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था बोला गया है। आंधी एवं तूफान की अवस्था बोला गया है किसका? किशोरावस्था को बोला गया है, जो कि बोले हैं, कौन बोले हैं? ये कथन जो है आप लोग का स्टेनली हॉल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? स्टेनली या स्टेनले हॉल बोलते हैं, ठीक है, इनके द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, पेडागोजी। उससे उसी बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं की उचित स्थान मिले। बिल्कुल सही बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह उदाहरण कैसा है? बातचीत अधिगम का, या प्रेक्षण अधिगम का, या फिर बोल सकते हैं
कौशल अधिगम का या फिर अधिगम अंतरण का। तो एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह कैसा है? तो पाबंदी सीखता है तो परीक्षण अधिगम कैसे होगा? इसको मैं आप बताइए कि अधिगम अंतरण होगा या फिर प्रेक्षण अधिगम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के साथ डैश चाहिए। सघन अभ्यास कार्य या फिर समुचित उपचारात्मक कार्य होने चाहिए, या फिर सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, या फिर शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान जो होने चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह बच्चे का शुभ चिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, या वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई शिक्षक जो है बच्चे को छोटी छोटी बातों पे क्रोध करता है, पीट देता है, तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे तो कौन सा है? यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियों प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत का हस्ताक्षरित दस्तावेज है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो कि भारत विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटि या शिक्षार्थियों की त्रुटि डैश की ओर संकेत करती है। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक स्तर क्या है? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या फिर सीखने की अनुपस्थिति को दर्शाता है? नहीं, प्रायः शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां हैं वो कैसे सीखते हैं ये कहना की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बच्चा डैश से ग्रस्त है, वह सा को बाज और फिर न्यूक्लियर को अनक्लियर में मतलब कि ऐसे करके बोलता है। ठीक है, तो बताइए ये क्या है? तो ये पढ़ता है, सा को बाज पढ़ता है, बाज को मतलब ये न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। तो ये आप लोग का आ जाएगा किससे? पठन विकार से। तो पठन विकार जो होता है डिसलेक्सिया से आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है, और आप लोग को अगर अच्छे से देखना है तो आप लोग वीडियो में जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, जो भी पठन अक्षमताएँ जो होती है, ठीक है, वो सब चीज़ आप लोग को डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति की जांच नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बिल्कुल सही बात है, जांच ही करेंगे सिर्फ तो नहीं प्रगति कर पाएगा, लेकिन अगर उसको सुधार कर दिया जाएगा तो सही होगा। तो इसका सही सटीक आंसर लग रहा है आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कैसे? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश ये सब नेगेटिव वर्ड आ जाता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर ये भी पक्षपात हो जाएगा। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तो नियम भी नहीं बनाना है बल्कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा करके उसमें शामिल कीजिए बच्चे को, तो ये नैतिक मूल्यों का विकास कर पाएगा। नेक्स्ट आइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए? सप्ताह में एक बार होना चाहिए, या फिर प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होनी चाहिए, या फिर अलग से संचालित करना चाहिए, फिर अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए प्रत्येक विषय के साथ में ये सब चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है स्थूल
गतिक होता है, ठीक है। और ये जो फाइन मोटर स्किल होता है ये आप लोग का सूक्ष्म गतिक होता है। सूक्ष्म गतिक मोटर स्किल में ये सब में क्या होता है कि छोटी छोटी मांसपेशियाँ इसको में काम करती है, जैसे लिखना, ठीक है, इत्यादि ये सब चीज़ें। और फिर फाइन मोटर ये ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है आप लोग का बोल सकते हैं कि दौड़ना, ठीक है, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें, चलना, ये सब चीज़ें मतलब कि आप लोग को बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ जैसे हाथ पैर ये सब पूरा काम करता है। लेकिन ये जो उंगलियों वगैरह जो काम करती हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, तो इसमें भी सूक्ष्म गति कौशल ही का ही उदाहरण है। तो बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण लिखना हो सकता है। देखिए अब अगर चढ़ेगा कहीं पेड़ वोड़ पे चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पेड़ पे चढ़ा या फिर कहीं और छत वगैरह पे चढ़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाथ पैर का मतलब कि पैर ये सब का ज़्यादातर यूज होगा। तो ये सब बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ हैं, फुदकना भी है, दौड़ना भी है, ये सब चीज़ें आप लोग को आ जाएगा। ग्रॉस मोटर स्किल स्थूल गतिक कौशल होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ये, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है, सीखने की तत्परता पर है, या फिर अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पे है, या फिर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, या फिर भूमिका प्रस्तुत प्रतिरूप बनाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर कोई शिक्षिका अपने प्रश्नों को उत्तर नहीं देती है और क्या करता है कि कहती है कि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और फिर सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो ये कैसा मतलब कि सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सीखने का तत्परता सिद्धांत या फिर अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पे है। तो अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पे है या फिर सीखने की तत्परता सिद्धांत पे है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन के सिद्धांत पर आधारित है। एक बालक की आयु जो है, मानसिक आयु जो है MA जिसको बोल सकते हैं 12 वर्ष है, और ये शारीरिक आयु जिसको बोल सकते हैं वास्तविक आयु जो कि CA है, तो इसका बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो IQ इक्वल टू फार्मूला होता है MA/CA इंटू 100 होता है। तो इस पर बैठाइए और निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको में क्या हो जाएगा, MA/CA का मतलब कि मानसिक आयु 12 वर्ष है, CA का मतलब कि 10 वर्ष है, और ये आप लोग का इंटू 100 कर दीजिए, ये आप लोग का 120 आ जाएगा। तो इसका बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है ये, समेकित शिक्षक इंगित करता है। समेकित शिक्षक क्या इंगित करता है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि होनी चाहिए। समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्थूल होनी चाहिए। समान बच्चों एवं भिन्न रूप से बच्चों के लिए पृथक स्कूल होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा होनी चाहिए। तो देखिए समेकित मतलब कि इसको समावेशी शिक्षा के तौर पे बोल सकते हैं कि समान बच्चों एवं विभिन्न रूप से बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए। तो बिल्कुल एक स्कूल होना चाहिए, एक समान सुविधा होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण होनी चाहिए भी जरूरी नहीं। तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 कि समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ताकि मतलब कि उसको में भेदभाव ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे, अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित करता है, या फिर आदर्श रूप से बर्ताव कर, या फिर महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को, समाज के प्रति उसके मतलब कि मन की भावनाओं को विकसित कर सके। तो ये कैसे करेगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके। जब तक वो अच्छे से बर्ताव नहीं कर पाएगा तो उसको में सामाजिक मूल्य मतलब कि नहीं भर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है क्या, जाहिर सी बात है लैंगिक पूर्वाग्रह। लड़कियों को मतलब कि वरीयता दे रहा है लेकिन लड़का को वरीयता नहीं दे रहा है। तो ये क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह, जिसको बोल सकते हैं कि जेंडर वाइज कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो नहीं है, बल्कि विकास जो है निरंतर, सतत एवं व्यापक, ये बोल सकते हैं कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधी नहीं है, ये भी गलत बात है।
सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है और विकास हमेशा एक रेखीय होता है, सरल रेखा में होता है, बिल्कुल नहीं। विकास तो बहु डायमेंशन है, मतलब कि मल्टी डायमेंशन बोल सकते हैं, सभी दिशाओं में होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि विकास का सिद्धांत जो है सभी विकास दर एक समान नहीं होती है, ये सबसे सटीक हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट आइए, यदि विद्यार्थी पाठ्य में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। बिल्कुल बदलना चाहिए। दृश्य सरल सामग्री की प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, यह भी होना चाहिए। कक्षा से चला जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें तो ये नहीं करना है, ये दोनों चीज़ें नहीं करना है। ये दोनों चीज़ें हो सकता है कि शिक्षण विधि बदल कर पढ़ाया जा सके, या फिर दृश्य सरल सामग्री का प्रयोग में लाकर। तो सबसे उचित जो आंसर हो जाएगा उसको शिक्षण विधि बदल देना चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आए। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में, या फिर सीखने की भावात्मक क्षेत्र में, या फिर बोल सकते हैं सीखने की मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या फिर सीखने की संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो देखिए, व्यवहार मतलब कि बिहेवियर में करना मतलब कि डू मतलब करना। तो ये करना, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं गतिक क्षेत्र से मतलब कि जुड़ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ये, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। तो बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, कैसे कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो आप लोग को आंसर क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतरण का कारण क्या हो सकता है। शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारना नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, या फिर बालक का लालन पालन। तो आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारना नीति। नेक्स्ट आइए, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। पहले सुनेगा, बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। बिल्कुल सही बात है। लिखना, कोई भी बच्चा लिखना ही स्टार्ट कैसे कर देगा। सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। सुनना मतलब कि एल, बोलना मतलब कि एल एस स्पीक करेगा, फिर क्या करेगा, रीड करेगा, फिर आप लोग का राइट करेगा। तो एल एस आर डब्ल्यू याद रखिएगा कि पहले बच्चे को सुनने की बात, लर्निंग की बात करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर रीडिंग करेगा, फिर राइटिंग करेगा। तो इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल एस आर डब्ल्यू याद रखिएगा, एल एस आर डब्ल्यू बच्चे में भाषा का विकास का क्रम। तो नेक्स्ट है ये, मानव व्यक्तिगत परिणाम है। मानव व्यक्तिगत परिणाम है केवल अनुमानसिकता का, केवल वाले ऐसे छटेंगे ऑप्शन। पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तिगत परिणाम है, तो व्यक्तिगत परिणाम में बोल सकते हैं आप लोग का अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों को शीघ्र सीखते हैं। यह अमूर्त अनुभव कैसे सीख पाएंगे, लॉजिकल थिंकिंग कैसे कर पाएंगे, जो कि जीन पियाजे के चौथा स्टेज में आता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है, मूर्त अनुभवों को शीघ्र सीख पाएंगे। ये भी कक्षा 1 और 2 के बीच बच्चे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, जो मूर्त संक्रियात्मक होते हैं वो 7 से 11 साल के होते हैं, और बच्चा कक्षा जो 1 और 2 के कम से कम कितना हो पाएंगे, मतलब कि 2 से 7 साल के बीच वाले आएंगे। पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिख कर सीखते हैं। हाँ, पढ़कर सीखते हैं, ऐसे हो सकता है, पढ़कर सीखते हैं, फिर लिख कर सीखते हैं। तो कक्षा 1 और 2 के स्तर वाले बालक जो होते हैं मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ये मूर्त अनुभव जो होता है आप लोग का तो ऐसे 7 से 11 साल तक का होता है। तो कक्षा 1 से 2 तक के तो इसमें आएंगे नहीं।
तो इस क्वेश्चन में थोड़ी लग रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, इस क्वेश्चन को हटाइए। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या फिर सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो शैक्षिक विभिन्नता प्रदर्शित करता है कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट आइए, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? सोशलाइजेशन, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मापदंडों में सदैव अनुपालन, अपने समाज मानदंड बनाना, या फिर समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो सामाजिकरण से तात्पर्य है शिक्षा के संदर्भ में कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है कि शिक्षण विधियों को सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक में क्या होना चाहिए? शिक्षण विधियों की सक्षमता और विषय का ज्ञान, ये तो होता ही होता है, लेकिन उसको में धैर्य और लगन होना चाहिए। बच्चा मतलब कि एक बार पूछ दिया, दो बार पूछ दिया, तो तीसरा बार में उसको पीटने लगा कि क्यों पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थेम्स सबसे अच्छी है? मेरे परिवार से अच्छा और क्या हो सकता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व का प्रदर्शन करता है? तो संवेदी पेशीय अवस्था में, जो कि पहला अवस्था जिसको बोल सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज बोल सकते हैं, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। नेक्स्ट है ये सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कैसा? सुगमकर्ता का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या होना चाहिए आप लोग का? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना चाहिए, ये नहीं बल्कि अभी बता दिए हैं कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और संयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित प्राथमिक स्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? तो धैर्य और लगन होना चाहिए। ये तो फिर से क्वेश्चन रिपीट आ रहा है, ये सब क्वेश्चन फिर से रिपीट होने लग गया है। देखिए सृजनवाद में शिक्षा होनी चाहिए, सृजनवाद में जो होनी चाहिए शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ्य होनी चाहिए, फिर चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, फिर कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या फिर महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए। तो कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र को निर्माण करने में सहायता मिल सके। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा? तो जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए। निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायता होती है? सीखने में हेतु सीमित अवसर नहीं देनी चाहिए, उसको अनलिमिटेड अवसर देनी चाहिए। बच्चों को उत्तर याद करने में रटन प्रणाली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी समस्या का समाधान बता दिए, ये तो नहीं होना चाहिए। जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए, तो ये बिल्कुल सही सा है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये गतिविधि आधारित शिक्षण जो है किस पे बल देता है? गतिविधि आधारित शिक्षण जो है सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी पे, या फिर निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करना, निश्चित अवधि में नहीं, खेलने पे, या फिर अनुशासित कक्षा पे। तो गतिविधि आधारित जो शिक्षण है सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। खेलेगा, ठीक है, ये तो सक्रिय आधारित हुआ ही हुआ, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ये यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा क्या करता है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा है या फिर बाल केंद्रित है? हाँ, अगर कोई बच्चों से सीखने की बात कर रहा है तो ये आप लोग का क्या बोल रहा है कि ये बाल केंद्रित शिक्षा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 वाले बच्चे जो इस स्तर पे क्या होगा? शैक्षिक एवं करियर निर्देशन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक
कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। केवल वाले तो ऐसे दोनों छट जाएंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन, तो इसको में शैक्षिक, कैरियर और व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता, ये तीनों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, सुटेबल। नेक्स्ट है ये बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, बच्चों के सामने एक परिस्थिति रखना, उस पर निर्णय लेने की कहना, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता बीच का अंतर नहीं, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, ये सर्वाधिक उचित लग रहा है। नेक्स्ट है ये कक्षा 5 में शारीरिक विकलांग बच्चे खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सके। बिल्कुल नहीं। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल वाले तो ऐसे ही काट दीजिएगा। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालिएगा, जोर नहीं डालना है, प्रोत्साहित कर दीजिए, लेकिन जोर मत डालिए कि उसके साथ खेलो ही खेलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ये जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश द्वारा होता है। अनुकूलन जो होता है आत्मसातकरण होता है, व्यवस्थापन होता है, अनुभव होता है, तो ये दोनों के द्वारा होता है, आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये परामर्श में सम्मिलित नहीं है। परामर्श में क्या सम्मिलित नहीं है? बच्चे को धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए, बच्चे से मित्रतापूर्ण बात करनी चाहिए, बच्चे के दृष्टिकोण से समझना चाहिए, या फिर बच्चे को अनुशासन में रखना चाहिए। अनुशासन में नहीं, बल्कि ये आप लोग का ये तीनों होना चाहिए। ठीक है, क्या ये तीनों जो होना चाहिए ABC। क्या सम्मिलित नहीं है? तो बच्चे के अनुशासन में रखना चाहिए। राज्य स्तर पर कक्षाएं 1 से लेकर 8 तक की पर पाठ्यचर्या का निर्माण करती है कौन? NCERT या SCERT करती है। तो देखिए राज्य स्तर पे जो होता है SCERT होता है, ठीक है, लेकिन जो देश लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर होती है वो आप लोग का NCERT होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये मध्याह्न भोजन के दौरान उचित जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे? आप पृथक बैठक अवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप उच्चाधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे? आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, या फिर आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना ही बंद कर देंगे? तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर दिएगा तो बच्चों को कैसे मिल पाएगा खाना? हाँ, ये कह सकते हैं कि आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत करेंगे, उसको अच्छे शिक्षा दे पाएंगे कि हाँ मतलब कि कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए बच्चों में। तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विज्ञान में मुनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है बालिकाएं प्रायः गणित में कमजोर होती है। जेंडर वाइज तो बिल्कुल नहीं करना है। मोनिका के माता पिता ये अशिक्षित हैं, ये भी नहीं करना है। गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है, या फिर बोल सकते हैं गणित जो है कठिन विषय है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गणित का जो शिक्षण हुआ वो प्रभावी नहीं हुआ उसको पे, मोनिका पे, इसीलिए उसको में उसका खराब अंक आया। ठीक है, तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं, विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा क्या? विद्यालय का भवन अभाव, या फिर अशिक्षित माता पिता, या समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, या फिर पेयजल सुविधा का अभाव। तो देखिए समस्या ये नहीं कि पेयजल सुविधा का अभाव है, समस्या ये है, और वहाँ के ग्रामवासी अशिक्षित हैं ये तो कहीं दिए हैं, लेकिन उसको में समस्या ये है कि समस्या समाधान है तो प्रेरणा का अभाव है कि समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अगर इसका ये हो गया समाधान है तो अब अगर प्रेरणा मिल गया तो यहाँ पे ना तो कोई मतलब कि अशिक्षित रह पाएंगे और ना ही वहाँ पे पेयजल की विद्यालय में ना पेयजल की क्या होगा, अभाव होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन हो सकता है, चिंतन प्रक्रिया हो सकता है को कहा जाता है क्या? नैतिक दुविधा। गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नैतिक तर्कना बोला जाता है। नेक्स्ट आइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साथ वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित क्या करता है? व्यापक मूल्यांकन तो ये करता है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन या सभी विषयों का मूल्यांकन या संज्ञानात्मक क्षेत्र और भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो ये तीनों का हो जाएगा। व्यापक का मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर उसका मूल्यांकन करना। तो बड़े पैमाने पर का मतलब ये हो गया कि उसको संज्ञानात्मक क्षेत्र से भी उसका मूल्यांकन करेगा, भावात्मक से क्षेत्र से भी करेगा और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह जो है पॉजिटिव अंतरण हो जाएगा, सकारात्मक अंतरण ट्रांसफर जिसको बोल सकते हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, या फिर बुद्धि लब्धांश की अकस्मात वृद्धि, या फिर अकस्मात वृद्धि तो नहीं होगा। संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आइए, व्यक्तित्व विकास डैश व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन करता है? तो व्यक्तित्व विकास में अनुवांशिकता और वातावरण का होगा, सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों का होगा। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेवारी क्या है? कठोर अनुशासन, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौका उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल है। अवसर जहाँ पे देखिए मौका या फिर अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं तो आप लोग का सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसका है? तो जीन पियाजे का है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को जो करना चाहिए करने दें, विद्यार्थियों से कड़ी व्यवहार करें, या फिर विद्यार्थियों को समस्या हल करने के लिए दें। कक्षा में प्रभावी कुशल बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को क्या करें? कुछ समस्या हल करने के लिए दें। सामान्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि ध्यान नहीं देना है। कक्षा में उसके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति ही थी, कुछ नहीं कर सकते, ये भी गलत बात है। आगे वाली पंक्ति में उसे बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसको उस सुविधा के अनुसार गति से आप उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है। तो आप लोग को बी भी आंसर है, डी भी आंसर हो सकता है। तो ज़्यादा सटीक जो आंसर है वो मार्क आइएगा वहाँ पे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सटीक लग रहा है। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित करेगा। आनुवंशिकता निर्धारित करता है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ए या फिर बी। तो विकास पर मतलब डेवलपमेंट पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा सबसे अच्छा वर्णन क्या कर सकता है? तो ये कह सकते हैं कि आनुवंशिकता निर्धारित है कि कोई कितना विकसित करेगा, कितना विकसित किया जा सकता है, किसी को कितना विकसित किया जा सकता है ये हो सकता है, लेकिन कोई कितना विकसित करेगा ये नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सूटेबल लग रहा है।
नेक्स्ट आइए, अधिकतम प्रबलनकारी प्रभावी के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, या फिर उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण, या फिर उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात। तो अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव कब होना चाहिए बताइए? उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। नेक्स्ट आइए, नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है कि अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण, या फिर अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है कि अधिगम के लिए निर्धारण। 5वीं कक्षा के ऊपर विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को डैश का संकेत माना जाता है। उसकी अधिगम कुशलता में कमी, उनके अधिगम चरण का संकेत करता है, या फिर उनकी अधिगम अक्षमताएं, या फिर अधिगम के प्रति उसकी अबोधता। तो 5वीं कक्षा के ऊपर विद्यार्थियों की जो त्रुटि की जाती है तो उनके अधिगम चरण का संकेत करता है। ठीक है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण करने, या फिर विद्यालय के नाम रोशन करने के लिए, या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, फिर शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो ये सही आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए, कि जहाँ पे संगीत प्रदर्शन होगा, नृत्य प्रदर्शन होगा, विद्यालय पत्रिका निकालेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल जहाँ पे देखिए उसको काटिए, जो सभी निर्योग बालकों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सटीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही। आज जो है लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास आप लोग को करवाया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।